हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कल हमने आनुवंशिक कूट के बारे में पढ़ा था। इस आनुवंशिक कूट में अगर उत्परिवर्तन की क्रिया हो तो क्या चेंजेस होंगे, ये एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आपकी बुक का जो ये बिंदु है 6.61 उत्परिवर्तन एवं आनुवंशिक कूट, इस वाले बिंदु पर हम चल रहे हैं। सबसे पहले जीन और डीएनए में क्या संबंध होते हैं, इस घटना को हम उत्परिवर्तन की क्रिया द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। एक डीएनए खंड के अंदर अगर कोई एक नाइट्रोजनी क्षार का जुड़ना या हटना, इससे क्या होगा, उसका पूरा का पूरा ही आनुवंशिक कूट चेंज हो जाता है। इसको हम बिंदु उत्परिवर्तन भी कहते हैं, जो आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। और उसी का एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था 5th चैप्टर में, जिसको सिक्कल सेल एनीमिया, जिसमें बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के एक जीन में केवल एक क्षार युग्म के बदल जाने से अमीनो अम्ल जो है वो चेंज हो जाता है। 6 नंबर पे आपने देखा था कि GAG की जगह GUG हो गया, तो वहाँ ग्लूटामेट जो था, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ग्लूटामेट होता है 6 नंबर पे, वो उत्परिवर्तन से सिक्कल सेल रोग में 6 नंबर पे वेलिन अमीनो अम्ल प्रतिस्थापित हो जाता है। और उस बिंदु उत्परिवर्तन के कारण जो रोग होता है उसको हम सिक्कल सेल एनीमिया कहते हैं। ये एक प्रकार का उत्परिवर्तन है जो हम लेसन नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। इसी बात को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन क्या होता है, ये एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन इस बात को समझेंगे, जो आपकी बुक में इधर दिखा रखा है, राम हैज रेड केप। यहाँ जैसा कि आपको पता है, हम कल आनुवंशिक कूट के बारे में पढ़ चुके हैं कि mRNA पर उपस्थित लगातार 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का समूह जो होता है वो आपका आनुवंशिक कूट कहलाता है। जैसे ये फर्स्ट जो सेंटेंस है, राम, जैसे राम, ये 3 जो लेटर है वो आपके 3 नाइट्रोजनी क्षारक का समूह होगा mRNA पर। तो ये एक जेनेटिक कोड हुआ। फिर ये दूसरा हुआ, ये रेड तीसरा हुआ, केप नेक्स्ट 4th नंबर पे हुआ। इस तरीके से जो फर्स्ट सेंटेंस है राम हैज रेड केप, इसमें कितने आपके आनुवंशिक कूट हो गए? अगर 3-3 के समूह में बनाए तो 4 आनुवंशिक कूट हो रहे। ऐसे ही mRNA पर नाइट्रोजीनियस बेस के 3-3 के समूह में बनते हैं। ये हम उत्परिवर्तन को समझने के लिए ले रहे हैं एग्जाम्पल। इसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर हम एक नया कोई भी लेटर ऐड करते हैं तो उससे इसमें क्या चेंजेस होते हैं जेनेटिक कोड में, उसको हम देख रहे हैं। जैसे सेकंड सेंटेंस में आप देखिए कि जो फर्स्ट कोड है वो वैसा ही है, राम हैज भी वैसा ही है सेकंड कोड, लेकिन थर्ड में हमने केवल एक नाइट्रोजीनियस बेस जैसे बी को ऐड किया है। यहाँ पे एक अल्फाबेट हमने ऐड किया बी, तो उससे पूरा ही कोड बदल गया, BRE हो गया। नेक्स्ट आपका ये DC हो गया और P हो गया। तो आप देखिए फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में ही कोड का जो क्रम है वो चेंज हो गया। यहाँ जब भी जेनेटिक कोड पढ़ा जाता है तो उसके अंदर आपका बीच में कोई भी फुल स्टॉप या कोमा नहीं आता है, उसको लगातार पढ़ा जाता है। अब इसी में हम अगर दूसरा एक और अल्फाबेट ऐड करते हैं, जैसे राम हैज BIR, यहाँ बी के और आई इन दो को हमने ऐड किया है, तो आप देखिए कि लगातार 3 में ये जो आपका कोड है ये चेंज हो गया है, और EDC और नेक्स्ट आपका AP हो गया तीसरे सेंटेंस में। चौथे में आप आएंगे तो आप देखें कि राम अपने आप में 3 अल्फाबेट का समूह है। नेक्स्ट जो है ये सेकंड कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें G और ऐड किया तो ये पूरा एक नया जेनेटिक कोड बन गया, और रेड अलग हो गया और केप अलग हो गया। तो लेकिन इसमें आप देखें कि ये तीनों सेंटेंस में हमने एक एक अगर बी को हम एक नाइट्रोजीनियस बेस मानते हैं, क्योंकि डीएनए में और आरएनए में क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं जो एक एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होते हैं, जिनको अपन ATCG या UCAG के नाम से पढ़ते हैं। अगर वो एक बढ़ता है या घटता है, उसके बढ़ने से भी जेनेटिक कोड बदल रहा है और उसके विलोपन से भी जेनेटिक कोड बदलता है।
इस घटना को उत्परिवर्तन कहते हैं और उसके परिणाम स्वरूप कई तरह के रोग होते हैं जो आपने ऊपर सिकल सेल एनीमिया के नाम से देखा। ये है उत्परिवर्तन की घटना। अब नेक्स्ट हम देख, जिससे ये जो म्यूटेशन है जो अभी आपको इस राम हैज रेड केप वाले एग्जाम्पल से समझाया गया है, इसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आप इसमें देख रहे हैं एक या दो नाइट्रोजीनियस बेस के निवेशन या विलोपन, निवेशन मतलब जुड़ना और विलोपन मतलब हटना, उससे पूरी की पूरी फ्रेम बदल जाती है। इसलिए ऐसा जो आपका है उत्परिवर्तन, वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफर आरएनए, अंतरण आरएनए या ट्रांसफर आरएनए, जो कि आपके आगे की जो घटना हम पढ़ेंगे स्थानांतरण या रूपांतरण, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको पता है कि प्रोटीन निर्माण के लिए जो उसकी बेसिक यूनिट है उसका नाम है अमीनो अम्ल। उस अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाने के लिए जिस अणु की आवश्यकता होती है उसका नाम है ट्रांसफर आरएनए या अंतरण आरएनए। इस अंतरण आरएनए की संरचना कैसी होती है ये हम जानेंगे। तो यहाँ आप देखिए, आपकी बुक में दिया हुआ है, फ्रांसिस क्रिक के अनुसार कूट के पढ़ने और इसके अमीनो अम्ल से संबंध रखने वाली एक क्रियाविधि है। यानी कि ये टीआरएनए क्या कर रहा है, आपकी मैसेंजर आरएनए पे कूट को पढ़ने में और उसके साथ अमीनो अम्ल को जोड़ने में काम में आता है ये। यानी कि 20 अमीनो अम्ल है तो उनको कोड करने के लिए आपको कितने ट्रांसफर आरएनए चाहिए? 20 प्रकार के, क्योंकि ये विशिष्ट होते हैं। एक आपका ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो सिर्फ एक ही कोड को पढ़ता है और एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है। ये आपकी बुक में इस तरह से लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है, एक ट्रांसफर आरएनए की संरचना कैसी होती है ये हम इधर डायग्राम से देख रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये किस तरीके से एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को ही लेकर के जाता है कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ ट्रांसफर आरएनए, जिसकी आकृति आपके इंग्लिश के एल आकार की है। इसमें आप देखिए बेटा, ये 4 आपकी भुजाएं दिखा रखी है। इन 4 भुजाओं में यहाँ पर नीचे की तरफ जो भुजा है जिसको हम कहते हैं एंटीकोडोन लूप, इसमें विशिष्ट रूप से क्या होता है, जैसा नाम से पता चल रहा है कि 3 नाइट्रोजीनियस बेस लगे होते हैं, 3 नाइट्रोजनी क्षारक। और इसको एंटीकोडोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आनुवंशिक कूट जो होता है उसका पूरक होता है, उसी से जाकर के ये जुड़ता है मैसेंजर आरएनए पे। फिर नेक्स्ट जो इसी के साथ दिखा रखी है ये अतिरिक्त भुजा है, इसका क्या फंक्शन है? ये अभी नॉन नहीं है। एंटीकोडोन के लूप के जो अपोजिट डायरेक्शन में है इसको हम कहते हैं 5 डैश एंड और 3 डैश एंड। ये ओपन होते हैं और 3 डैश एंड पर प्रत्येक टीआरएनए में एक विशिष्ट सीक्वेंस या क्रम होता है जिसको हम कहते हैं सीसीए क्रम, और ये इस बात को डिनोट करता है, इसको एसिप्टर साइट भी कह सकते हैं, कि यहाँ पे अमीनो अम्ल आकर के जुड़ेगा। अब कौन सा अमीनो अम्ल आएगा ये निर्धारण होगा डीएचयू भुजा से। ये जो डीएचयू भुजा है इसको अमीनो एसाइल भुजा भी कहा जाता है और इसका पूरा नाम है डाइहाइड्रोयूरिडीन लूप के नाम से, जो ये निर्देशित करेगा कि इस ट्रांसफर आरएनए पे कौन सा अमीनो अम्ल आएगा। आप एंटीकोडोन लूप के बारे में समझ चुके हैं कि वो कोडोन का पूरक है, कोडोन से जाके जुड़ेगा। इधर ये जो भुजा दिखा रखी है आपकी डीएचयू के अपोजिट जो है T5C लूप कहते हैं ये, क्योंकि आपको ये पता है कि प्रोटीन संश्लेषण की घटना सेल के अंदर राइबोसोम पर घटित होती है, तो वहां पर जो ये राइबोसोम पर आपका अमीनो अम्ल को ले जाने का काम कर रहा है ट्रांसफर आरएनए, तो ये ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम से भी जाके जुड़ेगा। उस भुजा को हम कहते हैं T5C भुजा या T5C लूप, या इसी का एक नाम और है राइबोसोमल भुजा, जिससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये राइबोसोम से जाके जुड़ रहा है।
ये जो मॉडल है ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट नाम से पूछा जाता है विद डायग्राम, तो इसको अच्छे से तैयार करना है। इसको हम क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं, और ये 2 नंबर या 3 नंबर के प्रश्न में आपका ट्रांसफर आरएनए का पूछा जाता है। तो आप ये इजी वाला डायग्राम ड्रॉ करें जो इधर आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अगली जो घटना है वो है स्थानांतरण। आपने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा था जिसके अंदर सेंट्रल डोग्मा की रिएक्शन हम थोड़ा सा इधर देख रहे हैं कि यहाँ पर डीएनए से एमआरएनए बनना एंड एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस। इस पहली घटना का नाम आपने पढ़ा था अनुलेखन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की घटना का नाम है स्थानांतरण, आपकी बुक में इस हेडिंग के नाम से है, या इसका इंग्लिश वर्ड है ट्रांसलेशन। तो अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। तो एमआरएनए अभी आपने पढ़ा आनुवंशिक कूट के रूप में ये होता है जो इस क्रिया में काम में आ रहा है। प्रोटीन संश्लेषण अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, प्रोटीन की बेसिक यूनिट का नाम है अमीनो अम्ल, यानी कि एक अमीनो अम्ल को दूसरे अमीनो अम्ल से जोड़ना, दूसरे को तीसरे से जोड़ना। ये घटना कहाँ घटित हो रही है, इधर आप डायग्राम में देखें, राइबोसोम पर। राइबोसोम पर ये घटना होती है। आप पढ़ें राइबोसोम जो होता है वो आपका 2 इकाइयों से मिलकर के बनता है। तो पहले हम ये पढ़ रहे हैं, ये जो घटना है प्रोटीन संश्लेषण की घटना, आरएनए से प्रोटीन बनना, इस घटना को हम स्थानांतरण, रूपांतरण या ट्रांसलेशन कहते हैं। इसकी परिभाषा देखें आप बुक से, कि इस प्रक्रिया में अमीनो अम्ल के बहुलकीकरण से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। और ये अमीनो अम्ल किसके क्रम में आते हैं, दूत आरएनए पर जो आपके आनुवंशिक कूट होते हैं उन पर जो क्रम चलता है उसी क्रम में अमीनो अम्ल आकर जुड़ते जाते हैं। तो इसी बात को, ये आपका डायग्राम है ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो बुक में पेज नंबर 125 पर है। घटना कैसे घटित होती है इसको हम इधर देख रहे हैं, यहाँ नीचे वाले डायग्राम से जो मैंने अपने हाथ से ड्रॉ किया हुआ है। उसमें इस क्रिया के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता है। पहला तो हम ये बता दें कि एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से जिस बंध के द्वारा जुड़ता है उस बंध का नाम है पेप्टाइड बंध। ये आप अंडरलाइन करें छोटे क्वेश्चन के हिसाब से। और साथ में इस क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, एटीपी से। तो ऊर्जा का स्रोत रहेगा सेल में एटीपी, और 2 अमीनो अम्ल के बीच बनने वाले बंध का नाम पेप्टाइड बंध। और यहाँ पर ये अभी हमने ऊपर टीआरएनए में पढ़ा कि एक अमीनो अम्ल को ले जाने के लिए वैसा ही टीआरएनए विशिष्ट होता है, जो विशिष्ट अमीनो अम्ल से जिसको सह जाती है टीआरएनए कहते हैं। तो यहाँ इस स्थानांतरण क्रिया में जो पहली घटना होती है उसका नाम है आरएनए का आवेशीकरण या ट्रांसफर आरएनए का अमीनो एसिलेशन, जिसमें क्या घटना होती है कि आपका अभी हमने पढ़ा था सीसीए साइट पर अमीनो अम्ल आकर के जुड़ता है। तो ट्रांसफर आरएनए जो है वो एक्टिवेट होता है और वहां पर एक अमीनो अम्ल जो है वो पहले एक्टिव, उसमें ये एक अभिक्रिया आपको मिलेगी इस तरीके से, टीआरएनए प्लस अमीनो एसिड प्लस एटीपी। तब आपका जो है ये तीनों चीज चाहिए, तो आपका क्या रिएक्शन होगी कि ट्रांसफर आरएनए जो होगा उस पर अमीनो एसिड जुड़ जाएगा और उसके लिए जो ऊर्जा चाहिएगी वो कहाँ से मिलेगी, एटीपी से मिलेगी। और प्रोडक्ट में आपको मिलेगा अमीनो एसाइल
टीआरएनए, ये प्रोडक्ट है अमीनो एसाइल टीआरएनए। और इसमें अभिक्रिया का जो अभिकारक है वो क्या है, एक तो है ट्रांसफर आरएनए, एक अमीनो एसिड और एक एटीपी। इन तीनों की रासायनिक अभिक्रिया से जो आपको मिलेगा वो आवेशित टीआरएनए या जिस पर अमीनो अम्ल जुड़ चुका है, इसको कहते हैं टीआरएनए अमीनो एसिलेशन, जो आपको हाइलाइटर से दिखा रखा है। फिर उसके बाद आपको बताया गया है कि इस तरीके से आपके लगातार हर आरएनए जो भी नए अमीनो अम्ल को ले जाएगा उसको इस तरह से पहले उसका टीआरएनए अमीनो एसिलेशन की घटना होगी और फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति में पेप्टाइड बंध बनेगा। यहाँ पे आपको बताया गया प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो मूलभूत इकाई चाहिए वो है राइबोसोम। एक राइबोसोम जो होता है वो कई तरह के आरएनए, राइबोसोमल आरएनए प्लस 80 प्रकार की प्रोटीन्स से मिलके बना होता है। निष्क्रिय अवस्था में इसकी दो उप इकाइयां होती है, एक बड़ी और एक छोटी। जैसे हम इधर डायग्राम में देखें, ये जैसे 80S का जो राइबोसोम है उसकी बड़ी उप इकाई 60S की होती है और स्मॉल वाली 40S की होती है। इस तरह से ये राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो होता है वो दो उप इकाइयों का मिलकर के बनता है, बड़ी वाली उप इकाई और छोटी। जब निष्क्रिय में होगा तो ये दोनों अलग अलग रहेगी, लेकिन जैसे ही इस पर आपका प्रोटीन संश्लेषण की घटना होगी तो इन दोनों के मध्य में एमआरएनए आ जाएगा। जैसे सैंडविच स्टाइल में आप देखते हैं कि सैंडविच में क्या रहता है, ऊपर नीचे ब्रेड और नीचे बीच में मसाला, ठीक वैसे ही यहाँ पर ऊपर की तरफ बड़ी इकाई आएगी और नीचे की तरफ छोटी इकाई आएगी और बीच में कौन चलेगा, यहाँ पर आलू के मसाले की जगह एमआरएनए। इस तरह से आपको ये जल्दी याद हो जाएगा। और ये जो है जब भी इस पर प्रोटीन संश्लेषण की घटना होगी तो उसकी एक दिशा निश्चित होती है। यहाँ पर हर घटना जो है 5' एंड से शुरू होगी और 3' एंड पर खत्म होगी। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण घटना है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण हो रहा है एमआरएनए पर, उसका जो शुरुआत है, उसका फर्स्ट जो आपका कोड है उस कोड का नाम है AUG। ये कोई भी आपकी किसी भी तरह की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बने उसका प्रारंभिक कोडोन का नाम क्या है, AUG, जो हमने जेनेटिक कोड के विशेषताओं में पढ़ा था कि इनिशियल कोडोन इज AUG। कोई सी भी श्रृंखला बने, कोई सा भी पॉलीपेप्टाइड आपका बने, उसका प्रारंभिक कोडोन क्या रहेगा, AUG। और ये किसको कोड करता है, मिथियोनिन को कोड करता है। तो ये मिथियोनिन से हमेशा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला शुरू होगी। फर्स्ट नंबर 5' एंड पर ये पाया जाएगा। ये कहलाता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समारंभ या प्रारंभन। इसके लिए कुछ आवश्यक प्रोटीन्स की भी जरूरत होती है और इस घटना के अंदर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आके कौन जुड़ेगा, एंटीकोडोन लूप। और एक भाग इसका जो आपने पढ़ा था T5C भुजा ट्रांसफर आरएनए की, यहाँ आएगा MET। ये आप डायग्राम में जो अभी अपन ने ऊपर देखा था प्रोटीन संश्लेषण का, उसमें ये MET ऊपर की तरफ आपका लगेगा, ट्रांसफर आरएनए इसको लेकर के आएगा। पर यहाँ एक खास बात है, जब भी अभिक्रिया शुरू होती है तो ये MET अकेला नहीं है, फॉर्मिलीकृत होता है। यानी कि यहाँ पर अभी हम आपको एक चीज बताएं, अमीनो अम्ल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो आप देखिए इधर कि एक कार्बन की 4 वैलेंसीज हमने देखी थी, जिसके अंदर एक तरफ आपका COH ग्रुप होता है, कार्बनिक अम्लीय समूह, एक तरफ अमीनो ग्रुप होता है, ये अमीनो समूह है, ये अम्लीय समूह है, और एक तरफ हाइड्रोजन आपको दिखानी है और एक तरफ है R कार्बनिक समूह।
अभी हमने आपको बताया कि हमारी कोशिका में अलग अलग तरह के प्रोटीन्स को बनाने के लिए कितने तरह के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, 20 प्रकार के। और 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल है उनका जो प्रारूपिक सूत्र है वो आपको इधर डायग्राम में दिखाया गया है। आप ये देखिए कि इस कार्बन की 4 वैलेंसी पे एक तरफ अमीनो समूह आया, एक तरफ अम्लीय समूह आया, एक तरफ आपका हाइड्रोजन एटम है और एक तरफ कार्बनिक समूह। कार्बनिक समूह से मतलब है जैसे आपका CH4 है, इसकी एक वैलेंसी मतलब इसमें से एक निकाल दिया हमने CH3 और ये एक वैलेंसी फ्री कर दी तो इसको हम कहेंगे मेथिल समूह। इस तरीके से कोई भी कार्बनिक समूह हो सकता है, सिर्फ ये R जो है 20 अमीनो अम्ल में अलग अलग होता है, उसके अलावा बाकी की जो डायग्राम आपका है वो 20 में कॉमन होता है। तो यहाँ पर हम जो कहना चाह रहे हैं, एक अभी आपको बताया गया कि दो लगातार अमीनो अम्ल के बीच में पेप्टाइड आबंध बनता है। तो ये पेप्टाइड आबंध किसके बीच में बनता है? अम्लीय और अमीनो समूह के बीच में। पहला जो आपका अमीनो अम्ल है, फर्स्ट अमीनो अम्ल के COH ग्रुप प्लस सेकंड अमीनो अम्ल के NH2 ग्रुप में, NH2 समूह के बीच। आप इसको इस तरह से देखिए COOH और HHN, जिसमें से निर्जलीकरण की क्रिया होगी, ये जल के रूप में बाहर निकल जाएगा, निर्जलीकरण। और जो रिमेनिंग जो बचा है वो आपका बनेगा CONH। ये इसका नाम है पेप्टाइड आबंध। यानी कि दो अमीनो अम्ल के पहले ग्रुप का COH ग्रुप और दूसरे का अमीनो समूह, उनके बीच जो बंध बन रहा है उसका नाम है पेप्टाइड आबंध, जो कि मैंने आपको रिएक्शन लिख के दिखा दिया है। अब हम वापस अपने पुराने डायग्राम पर आते हैं। यहाँ आप ये देखिएगा कि हमने फर्स्ट नंबर पे ये जो फर्स्ट नंबर पे हमने देखा था कि 5' एंड पर जो पहला आपका वो आया था जेनेटिक कोड AUG, ये F मिथियोनिन को कोड कर रहा है। तो F जो है वो कौन से समूह को ब्लॉक कर रहा है? पहला जो मिथियोनिन है उसके अमीनो समूह को ब्लॉक करता है, ताकि वो जो है पेप्टाइड बंध बनाने में भाग ना ले। ये इसीलिए फर्स्ट नंबर का फॉर्म्यूलीकृत किसको ब्लॉक कर रहा है? अमीनो समूह को। और यहाँ पेप्टाइड बंध बनाने में मिथियोनिन का कौन सा समूह काम में आएगा? कार्बनिक अम्लीय समूह काम आएगा। और यहाँ पे इस कोडोन से कौन जुड़ेगा? ट्रांसफर आरएनए का एंटी कोडोन लूप। यहाँ पर ये जो आपको राइबोसोम दिखाया गया है जिसकी दोनों उप इकाइयां हैं, उसमें दो साइट्स रहती है बेटा, एक होती है एसिप्टर साइट और एक होती है आपकी पी साइट। आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट, ए साइट और पी साइट। जब भी आपका सबसे पहले जो भी जेनेटिक कोड है वो पहले ए साइट पर आएगा, उस ए साइट पर आने पर ट्रांसफर आरएनए उस अमीनो अम्ल को लेकर के वहां पर पहुंचेगा और एंटीकोडोन मतलब वो एसिप्ट करेगा। और जैसे जैसे ही उसका नहीं, इधर ए साइड पी साइड का थोड़ा अपन डायग्राम में ऊपर वाला डायग्राम नहीं, ये हाँ, इसमें बेटा है ना, ए साइड पीछे की तरफ रहेगा और पी साइड इधर रहेगा। जैसे ही आपका ए पर आएगा कोई भी जेनेटिक कोड, तो वहां पर ट्रांसफर आरएनए उस अमीनो अम्ल को लेकर के आएगा। जब वो पी साइट पर ट्रांसफर होगा तो पेप्टाइड बंध बन जाएगा और ट्रांसफर आरएनए वहां से
रिलीज हो जाएगा। इसको आप इस तरह से समझे। ये जो डायग्राम है इसके अंदर इस घटना को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण। दीर्घीकरण हो रहा है। इस डायग्राम को हम इधर वाले एक जो मैंने स्केच बनाया है उससे देखें। जैसे AUG के बाद अगला जो कोड आ रहा है AUC और उसके अगला कोड आ रहा है UCG, फिर UAA। ये क्रम चल रहा है मैसेंजर RNA पे जेनेटिक कोड का। उस AUC किसको कोड कर रहा है? ILE आइसोल्यूसिन को। UCG कर रहा है सीरीन को और UAA आने पर अभिक्रिया रुक जाती है। तो यहाँ पर मिथियोनिन और आइसोल्यूसिन जब जुड़ेंगे उनके बीच जो बंध बनेगा वो कहलाएगा पेप्टाइड बंध। और उस समय ये पहले AUC कहाँ ट्रांसफर होगा? A साइट पर। यहाँ इधर A साइट रहेगा और इधर P साइट रहेगा। कोई भी पहले आपका A साइट पर आएगा जेनेटिक कोड। इसको आप ऐसा समझे, ये जो इकाई है इस इकाई के A साइट पर आपका ये जेनेटिक कोड आ गया। AUG तो इधर आपका आगे खिसक चुका है। अब AUC आया A साइट पर, तो इसके पैरेलल जो आपका है, जैसे AUG के तो पूरक कौन होगा आपका? A का तो U हो जाएगा, U का A हो गया और G का C। ये तो एंटीकोडन लूप। इसके केस में A का U, U का A और C का G। ये क्रम है, ये एंटीकोडन लूप की संरचना हुई। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, ये AUC कोडोन जब आएगा तो ये ट्रांसफर RNA पर जो आपका एंटीकोडोन है वो कौन सा है? UAG। और ये किसको लेकर के आ रहा है? आइसोल्यूसिन को। ये आइसोल्यूसिन यहाँ रहेगा ILEU। ये आपकी बुक में डायग्राम है। जब ये A साइट पर आया तो तब ये लेकर के आ चुका है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट वाला है वो किस साइड पे चला जाएगा? P पर। और MET और ILEU के बीच में पेप्टाइड बंध बनेगा। उस समय में क्या होगा कि जो MET का ट्रांसफर RNA है वो आपका रिलीज हो जाएगा और ये श्रृंखला इस तरह से आगे बढ़ते जाएगी। जब ये नेक्स्ट आएगा, इस डायग्राम को हम थोड़ा सा वैसे बनाना पड़ेगा। और आप इसको ऐसा समझे डायग्राम को, जैसे AUCG कोड कर रहा है आपका सीरीन। जब ये इससे जुड़ता जाएगा तो ये ट्रांसफर RNA यहाँ से बाहर निकलते जाएंगे नए अमीनो अम्ल को लाने के लिए। और MET से LEU का जुड़ना, LEU से SER का जुड़ना, ये सब यहीं पर चलता रहेगा। इस तरह से आपकी श्रृंखला बनेगी। FMAT, फिर आपका ILEU, देन SER। और डायग्राम का जो रूप होगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पर UCG। ये जो स्टेप है ये कहलाता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण। दीर्घीकरण
ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। मैं इसको एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ। आप यहाँ पे हमने इस 2 स्टेप पढ़े। पहला स्टेप तो आपका था कि जो है इसका प्रारंभिक कोडोन AUG, वहां से शुरुआत होगी। चाहे कोई सा भी प्रोटीन बने तो वो तो कहलाएगा प्रारंभन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का। उसके बाद हमने यहाँ पढ़ा कि इस राइबोसोम पर 2 साइट्स होती है, A साइट और P साइट। जो भी आपका आएगा अगला ट्रांसफर RNA वो कहाँ आएगा, A साइट पर। और जेनेटिक कोड भी ए साइट पर आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही वैसे अमीनो अम्ल को लेकर ट्रांसफर RNA आएगा। जैसे F मेट के बाद यहाँ AUC कोड था तो उसके लिए पैरेलल आपका आइसोल्यूसिन को लेकर के नया ट्रांसफर RNA आया। तो फर्स्ट वाला कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, P साइट पर, और सेकंड वाला कहाँ आ जाएगा, A साइट पर। इन दोनों के बीच पेप्टाइड आबंध बनेगा तो फर्स्ट वाले का ट्रांसफर RNA रिलीज हो जाएगा। जो ILU का ट्रांसफर RNA है वो कब रिलीज होगा, जब ये P साइट पर आएगा। फिर आप देखिए इसी डायग्राम के अंदर आपका A साइट पर तीसरा जो कोड है UCG आया। तो UCG जब आएगा तो ये जो आइसोल्यूसिन के साथ वाला ट्रांसफर RNA है ये इधर बाहर हो जाएगा अभिक्रिया से, और आइसोल्यूसिन प्लस सीरीन के बीच में पेप्टाइड आबंध बनेगा। इस तरह से जो श्रृंखला बढ़ रही है लंबाई में, इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण। और जो अंतिम स्टेप होता है, जैसे अब आपके ए साइट पर अगर मान लीजिए UAA आपका जेनेटिक कोड आ जाता है, तो UAA जो है वो किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करता, और कोड नहीं करता है इसलिए वहां कोई भी अमीनो अम्ल नहीं आएगा, कोई भी ट्रांसफर RNA किसी भी अमीनो अम्ल को लेकर के नहीं आएगा। तो अभिक्रिया यहाँ जाकर के रुक जाएगी, जिसको कहते हैं कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन हो गया है। और इसके लिए ये हमने कल आनुवंशिक कूट में 3 पढ़े थे, UAA, UAG और UGA। ये तीनों समापन कोडोन का कार्य करते हैं। जब ये तीनों में से कोई भी एक होगा तो वहां जाकर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला रुक जाएगी। प्लस इसके अलावा कुछ और प्रोटीन कारक भी होते हैं जो इस समापन क्रिया में काम में आते हैं। और जब ये बन जाता है तो फिर ये आपका मैसेंजर RNA से इसको सेपरेट कर दिया जाता है। यहाँ जाकर के आपका ये घटना कंप्लीट होती है। इसमें हमेशा जब भी इसका निर्माण होगा तो 5' एंड से होगा। कभी कभी दूत RNA में कुछ ऐसे भी अनुक्रम होते हैं, यहाँ एक वर्ड बेटा आया है जिन्हें हम कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स या UTR, जिनके मतलब आपका जो है प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन्स या UTR। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। बाकी आपके छोटे क्वेश्चन में प्रारंभिक कोडोन का नाम AUG, स्टॉप कोडोन के भी नाम पूछ लेते हैं। प्रारंभन किधर होगा कभी भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का, तो 5 to 3' एंड पर। और यहाँ पर जो आपको मेन चीज बतानी है कि राइबोसोम पर दूत RNA के साथ में जब आपका वो आएगा अमीनो अम्ल और उनमें पॉलीपेप्टाइड बंध बनते जाएंगे, तब आपका ट्रांसफर RNA पुनः वहां से मुक्त होकर नए अमीनो अम्ल को लेकर के आएगा। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब पूरा जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो राइबोसोम से अलग हो जाएगी। इस तरीके से ये आपकी जो ट्रांसलेशन, स्थानांतरण या रूपांतरण की क्रिया है वो कंप्लीट होती है। और आज का चैप्टर यहीं तक, उसके बाद हम नया कल देखेंगे। धन्यवाद।